विनिवेश लाएगी या विनिवेश नाम का एक मंत्रालय ही खोल देगी। वाजपेयी जी में विनिवेश मंत्रालय खोला गया। उस वक्त कुछ एक लोगों ने आवाज उठाई कि भाई आप जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था का निजीकरण करने पर आप आ रहे हैं, जब सरकार के बड़े बड़े संस्थानों को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए, दलितों के, आदिवासियों के और पिछड़ों के आरक्षण। लेकिन ये मुद्दा भारतीय मीडिया ने करने ही नहीं दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इसको लेकर के जब दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के कुछ एक नेताओं ने ईमानदारी से दबाव डाला, तो यूपीए 1 पहला बड़ा पॉलिटिकल फॉर्मेशन है इस देश में जिसने अपने मैनिफेस्टो में दर्ज किया कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो निजी क्षेत्र में भी एफर्मेटिव एक्शन लागू करेंगे। और यूपीए 1 के जो एजेंडा बना था गवर्नेंस का, उसमें ये शामिल है एक प्रावधान के तौर पर। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं हिंदुस्तान में नौकरी करता था और आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन चुके थे। उनके 2 साल बीत रहे थे, 2 साल या पहला साल बीत चुका, नहीं ये 2 साल बीत रहा था। तब मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री के तौर पे अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाई चांस मुझे भी एक सवाल करने का मौका मिल गया और मैंने ये सवाल लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, आप पहली दफा प्रेस से मुखातिब हुए हैं, हमें ये बताइए कि यूपीए के एजेंडा जो है आपका जो गवर्नेंस का, उसमें आपने दर्ज किया है कि निजी क्षेत्र में भी आप आरक्षण का विस्तार करेंगे। मेरी जो जानकारी है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय के रिकमेंडेशन के बावजूद, एक सब कमेटी बनने के बावजूद आज तक आपकी सरकार ने इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी ने जवाब ठीक से नहीं दिया क्योंकि जवाब उनके पास नहीं था। कुछ देर तक वो मशवरा करते रहे अपने अधिकारियों से। वो अभी लाइव टेलीकास्ट में दिखाई पड़ता है, आप देख सकते हैं, अभी भी यूट्यूब पर कहीं होगा या किसी और वेबसाइट पर मिल जाएगा। लेकिन मुझे याद है कि उस समय की सूचना प्रसारण मंत्री मेरे को खूब कर देख रही थी कि ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो। बहुत सारे मीडिया के लोगों को भी आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने अच्छे सवाल हैं, ये क्यों बर्बाद सवाल पूछ रहा है यार। तो ये किसी द मीडिया इश्यू। तो भारत का मीडिया, मैं समझता हूं कि ये कोई आज की बात नहीं है, शुरू से 1947 ऑनवर्ड्स भारत का मीडिया हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ खड़ा रहा है, हमेशा अपर क्लास के साथ खड़ा रहा है। और अगर अपर क्लास के साथ अपर कास्ट है तो और अच्छी बात है। और कुल मिलाकर भारत का जो मीडिया है उसने गरीबों, उत्पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज, पिछड़े वर्गों के जो इंटरेस्ट हैं, कलेक्टिव इंटरेस्ट हैं, सोशल इंक्लूजन के जो इंटरेस्ट हैं, उस पर कहीं उसको किसी भी तरह की संवेदनशीलता नहीं रही है। और अगर नहीं रही है तो इसका यह कतई मतलब नहीं कि कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है, क्योंकि भारत का मीडिया इसी तरह के वर्गों से मिलकर बनता है। ये हाईली कार्पोरेटाइज मीडिया भले ही न हो अमेरिका की तरह, लेकिन अमेरिका के हाईली कार्पोरेटाइज मीडिया की तरह इसमें विविधता भी नहीं है। अमेरिका में आज डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। अमेरिकन मीडिया इज सपोज्ड टू बी मोर कार्पोरेटाइज देन इंडियन मीडिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकन मीडिया तब कर खड़ा है। 85% अमेरिकन मीडिया डोनाल्ड ट्रंप की नस्लवादी और बहुत सारी ऐसी नीतियां जो खासकर वेस्ट एशिया के बारे में है, मध्य एशिया के बारे में है, इस्लामिक कंट्रीज के बारे में है, डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में है, उनका पुरजोर विरोध करता नजर आता है। स्वयं अपने देश की डोमेस्टिक पॉलिसीज पर वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़ा है। तो सिर्फ अगर कार्पोरेटाइजेशन का ही एक फैक्टर होता तो डोनाल्ड ट्रंप का उस तरह से मुखालफत अमेरिका का हाईली कार्पोरेटाइज मीडिया नहीं कर रहा होगा। लेकिन उससे कम कार्पोरेटाइज मीडिया जो इंडिया का है, जिसमें फ्यूडल एलिमेंट्स भी बहुत डोमिनेंट है, जिसमें तरह तरह के लोग हैं, वो आज के रिजीम के साथ उसका क्या सलूक है? वो भजन मंडली बना हुआ है। अगर ले देकर देखा जाए तो भारत का मीडिया, भारत के रूलिंग एलीट का और खासकर सत्ता संरचना में जो लोग मौजूद हैं, उनकी एक भजन मंडली में तब्दील हो गया। इतने बड़े
मुल्क होगा जहां का मीडिया इस कदर सत्ता के साथ खड़ा हो। ब्राजील में जब लूला साहब आए थे सत्ता में, तो लूला के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो अपने मुल्क के गरीबों आवाम के साथ कैसे जुड़े और उनके लिए क्या काम कैसे करें। एफर्मेटिव एक्शन वो भी चाहते थे, खासकर वो ट्रिकल डाउन थ्योरी को लेकर भी बहुत उस समय सशंकित थे। ट्रिकल डाउन थ्योरी वर्ल्ड बैंक, आप जानते हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं जेएनयू के, उनका ये मानना है ट्रिकल डाउन थ्योरी वालों का, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का, कि ऊपर से समृद्धि अगर आएगी तो वो नीचे भी जाएगी छलकर, तो उसको ट्रिकल डाउन बोलते हैं। तो ब्राजील में बहुत सारी मिक्स इकोनॉमी का एक कंसेप्ट लाया गया था, लेकिन उनका जोर था कि जो वहां के उत्पीड़ित समाज है उसका कैसे पक्ष किया है। लूला के सामने चैलेंज ये था कि पूरा का पूरा मीडिया, जो कॉर्पोरेट मीडिया पहले था, वो उनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा था और कतई कोऑपरेट करने को तैयार नहीं था। लूला ने पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स को इतना मजबूत किया अपने मुल्क के ब्राजील के कि उन्होंने उनका साथ देना शुरू किया और तब जाकर पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन को लेकर उनको काफी मदद मिली, जब पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स की जो उन्होंने को ताकत दी और मजबूती दी। लेकिन अपने देश में तो सत्ता चाहती है ऐसा, न मीडिया चाहता है। क्यों? हम आजादी के बाद से भारतीय मीडिया के कुछ एक पहलुओं पर आपके सामने अपनी बात रखना चाहेंगे। देश जब आजाद हुआ था तो सबसे पहले दो राज्य थे जिन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की पहल की, और उस समय लैंड रिफॉर्म्स की पहल एक बहुत रेडिकल पहल थी। वो दो राज्य कौन कौन थे? पहला राज्य बिहार था और दूसरा राज्य कश्मीर था। ये बहुत चकित करने वाली बात है। बिहार में लैंड रिफॉर्म्स का बिल उस समय के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णबल्लभ सहाय दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस थे, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह को माना जाता था कि लैंडलॉर्ड लॉबी के पक्ष में है और रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स को वो लागू नहीं करना चाहते, और कृष्णबल्लभ सहाय के बारे में इतनी इमेज थी कि वो हर तरह से तैयार हैं और रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स चाहते हैं। पंडित नेहरू से बार-बार संपर्क करते रहे वो, लेकिन अंततः वो रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स बिल नहीं पास करा पाए और उन्हीं जद्दोजहद में भारत में पहला संविधान संशोधन की स्थिति पैदा हुई। वो जो बैटल थी वो लैंड रिफॉर्म्स के कारण ही वो स्थिति पैदा हुई। और दूसरी बात, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 1953 के अगस्त महीने में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो सूबे के प्रधानमंत्री थे, उन दिनों शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री को उस समय पद होता था, आप लोग जानते हैं, वजीर आजम का पद था। वजीर आजम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अगस्त 1953 में गुलबर्ग के गेस्ट हाउस में फाइल का काम कर रहे थे, सरकारी फाइलों का काम करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। ये आजादी के सूर्योदय में हुआ था, ये सेकुलर डेमोक्रेसी के सूर्योदय में हुआ था, ये नेहरू काल में हुआ था, ये आइडिया ऑफ इंडिया के सूत्रबद्धीकरण के दौर में हुआ था। इसीलिए जो लोग आज आपके जेएनयू के बहुत सारे वामपंथी परिचित हो, जिस आइडिया ऑफ इंडिया पर हमले की बात कर रहे हैं, मैं यही आपके सामने रेखांकित करना चाहता हूं कि आपका आइडिया ऑफ इंडिया इतना बड़ा ढकोसला था कि उस आइडिया ऑफ इंडिया को जो दूसरे आइडिया ऑफ इंडिया वाले लोग हैं, 1925 वाले, नागपुर वाले, उन्होंने कैसे मटियामेट करना शुरू कर दिया है। आपके सामने जनता आपके पास नहीं है, आपके समर्थन में जनता भी सड़क पर नहीं उतर रही है, क्योंकि आपने जनता को ठगा। 1953 में शेख अब्दुल्ला की सरकार को इसलिए अपदस्थ किया गया, इसलिए नहीं किया गया कि उस समय आतंकवाद आ गया था, अलगाववाद आ गया था। उस समय कश्मीर में न तो अलगाववाद था न तो आतंकवाद था। बहुत शानदार तरीके से जम्मू कश्मीर में अपने को भारत में शामिल किया था। एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट पास हो चुका था और दैट वाज बिकॉज़ ऑफ शेख अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, नॉट बिकॉज़ ऑफ कांग्रेस पार्टी और हरि सिंह। ये इतिहास के जो विद्यार्थी हैं जानते हैं इस बात को कि शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस न होती तो कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बनता। और जिस तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को शेख अब्दुल्ला ने एक डेमोक्रेटिक बैटल के तहत, सेकुलर डेमोक्रेटिक बैटल के तहत मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में तब्दील किया, वो एक बड़ी लड़ाई थी। लेकिन शेख अब्दुल्ला नेहरू के निजी मित्र थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, पद पर रखे गए।
पूरी दुनिया के डेमोक्रेसी के इतिहास में अभी अनोखी घटना है। क्यों किया गया? क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने एक छोटी सी गलती कर दी थी। उन्होंने नेहरू जी और उनके जो जितने उनके बड़े सलाहकार थे, खासकर जम्मू कश्मीर मामलों में, उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्होंने जम्मू कश्मीर में भूमि सुधार कानून पास कर दिया था। और लैंड रिफॉर्म्स, जम्मू कश्मीर का लैंड रिफॉर्म्स, प्लीज आप लाइब्रेरी में जाकर देख लीजिए, भारत के इतिहास का अब तक का सबसे रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स है। यह ईएमएस नंबूदिरीपाद के केरल और ज्योति बसु के पश्चिम बंगाल के लैंड रिफॉर्म से भी ज्यादा रेडिकल है। इसमें कंपनसेशन तक देने का प्रावधान नहीं है कानून में। डोगरा जमींदार और कश्मीरी पंडितों जिनके पास सारे बागान थे सेबों के, जिनके पास सारी खेती बाड़ी थी, वो जिनके पास सारी जमीनों पर कब्जा था, उनका कब्जा छीन लिया गया और गरीब खेतिहर मजदूरों, किसानों को जमीन दी गई, जिसमें हर कम्युनिटी, हर कास्ट, हर रिलीजन के लोग थे। और यही वो कारण था कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, सेकुलर डेमोक्रेसी के स्थापना के सूर्योदय। और मीडिया क्या करता है? मीडिया ने क्या करा? मीडिया में स्टोरी प्लांट की गई कि शेख अब्दुल्ला उस समय के अमेरिकी राजदूत के साथ चाय पार्टी कर रहे थे श्रीनगर में, और वो ये चाहते थे कि श्रीनगर, वो चाहते थे कि कश्मीर वैली अलग राज्य बन जाए, अलग देश बन जाए। जिस शेख अब्दुल्ला ने अलग देश बनाने की कभी बात ही नहीं करी, और महात्मा गांधी जब जीवित थे, अपने पूरे जीवन में जम्मू कश्मीर एक बार गए थे जब लड़ाई चल रही थी, और मोहम्मद अली जिन्ना भी कश्मीर सिर्फ अपने जीवन में एक बार गए। के नेता जम्मू कश्मीर जो भारत का एक बहुत ही संवेदनशील सूबा है, वहां सिर्फ एक बार गए। जब जिन्ना गए तो वहां अंडे और टमाटर उनके ऊपर फेंके गए। मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी, मुस्लिम बहुल कश्मीर घाटी। लेकिन जब गांधी गए तो उनका इस कदर खैर मकदम हुआ कि वो लोगों से घिरे रहे, और गांधी ने भी जवाब दिया इस खैर मकदम का। उन्होंने महारानी, जो हरि सिंह की धर्मपत्नी थी महारानी, उनके नाश्ते को ठुकरा कर, उनके नाश्ते के ऑफर को ठुकरा कर अकबर जहां के साथ नाश्ता किया गांधी ने। अकबर जहां शेख अब्दुल्ला की बीवी बेगम थी, जो भारत की संसद की सदस्य की बात है, क्योंकि उस समय शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार थे, हरि सिंह की जेल में थे, और गांधी ये दबाव भी बनाना चाहते थे कि अकबर जहां के यहां जाकर नाश्ता करके वो महाराजा हरि सिंह को ये बताएं कि तुम्हारे राज दरबार से मुझे ज्यादा प्रिय अकबर जहां की वो छोटी सी कोठी है, इसलिए तुम उनके पति यानी कश्मीर के सबसे बड़े नेता को बता दो। लेकिन उस शेख अब्दुल्ला को सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स। दूसरी, और मैंने बताया जैसा कि मीडिया पूरी तरह साथ दे रहा था नेहरू सरकार का कि ये सरकार शेख अब्दुल्ला की खतरनाक है भारत के लिए, क्योंकि ये अलग मुल्क बनाना चाहती है। तीसरी बड़ी घटना, ये मैं जानबूझकर आजादी के बाद से अब तक की कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं इंडियन मीडिया के कवरेज को लेकर। तीसरी बड़ी घटना है केरल। 1959 में ईएमएस नंबूदिरीपाद की सरकार बर्खास्त कर दी गई। ईएमएस नंबूदिरीपाद की सरकार क्यों बर्खास्त की गई? दो काम किए थे। नंबूदिरीपाद ने पहला काम किया था लैंड रिफॉर्म्स का, और दूसरा काम किया था एजुकेशन बिल लाने का। एजुकेशन बिल लाने का जो काम था वो इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस वक्त जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन केरला के थे उन सब पर, जिस वक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीफर्स का ऐलान हुआ मिसेस इंदिरा गांधी द्वारा, जब सिंडिकेट बनी, उस वक्त क्या हुआ? खदानों का जब निजीकरण खत्म किया गया, जब खदानों को लिया गया सरकारी क्षेत्र, साथ दिया बैंकों के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ लॉबिंग करने वाले लोगों का और खदानों के राष्ट्रीयकरण का विरोध करने वाले लोगों का पर थोड़ा बहुत पांचवा बड़ा मुद्दा, जब इमरजेंसी भारत में लागू की गई उस वक्त क्या हुआ था? मैं अपनी ओर से न कहूं, लाल कृष्ण आडवाणी जो सूचना प्रधानमंत्री बने बाद की दिनों में आजकल बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया से जब कहा गया उस वक्त
क्योंकि वो देख चुके थे, इमरजेंसी को झेल चुके थे और समाजवादी भी उनके साथ थे, बहुत सारे और लोग उनके साथ थे। तो उनका एक बड़ा कोटेबल कोट है, आई लाइक इट। आडवाणी जी की बातें मुझे पसंद है। उन्होंने कहा कि जब इंडियन मीडिया से कहा गया इमरजेंसी में कि घुटना टेको, थोड़ा सा झुक जाओ, तो इंडियन मीडिया केंचुए की तरह रहने लगा। और हमने इमरजेंसी देखी है, आप लोगों बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। इमरजेंसी में दिग्मान के संपादक रघुवीर साहब, इंडियन एक्सप्रेस लंबे समय तक, और धर्मयुग के धर्मवीर भारती और कुछ एक और अखबारों ने, खासकर केरल और दूसरे सूबों के, इनके अलावा भारत का मुख्य धारा मीडिया उस समय इमरजेंसी का डंका पीट रहा। सब बता रहे थे कि ट्रेनें सही टाइम पर चल रही हैं, गोदाम जबकि के बड़े नेता और इंडियन मीडिया में घुसा। ये क्यों, मैं इसका एनालिसिस बात नहीं करता, इसके समाजशास्त्री कारण है। और छठवां, पंजाब का कवरेज। पंजाब में जब उग्रवाद और आतंकवाद की बड़ा कोई दबदबा आया, उस वक्त भी भारत के प्रेस ने शुरुआत के दौर में इस तरह का कवरेज किया। हिंदी प्रेस तो पूरी तरह हिंदू प्रेस में कन्वर्ट हो गया और पंजाबी प्रेस दो धाराओं में बंट गया। एक खाड़कू के पक्ष में, खाड़कू इधर से निकलने वाले दो अखबार, हर साल उनके मालिक एक साथ बैठ करके रसरंजन करते थे, लेकिन अखबार में जहर उगलते थे एक दूसरे के खिलाफ, और दो धाराओं में पूरी की पूरी मीडिया को बांट दिया गया था पंजाब। इसके बाद मंडल का मैंने जिक्र किया कि मंडल में किस तरह से इंडियन मीडिया ने पूरी तरह साइड दिया मंडल विरोधियों को। आपको जानकर ताज्जुब हुआ कि क्रीमी लेयर नाम का ये शब्द है, जुमला क्रीमी लेयर, ये सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ नहीं, ये भारत के एक अंग्रेजी अखबार ने ये जुमला क्वाइन किया और इसको कोर्ट ने उठाया। यह भी एक बहुत दिलचस्प बात है कि हाउ इंडियन मीडिया प्रोवाइडेड, उन्होंने कैसे एनालिसिस प्रोवाइड की इंडियन रूलिंग एलीट को, कैसे उन्होंने जुमले प्रोवाइड किए, और कुल मिलाकर के यह नहीं देखा गया कि आखिर संविधान की या संविधान में जो वायदे किए गए थे आर्टिकल 330 में, उसका ये अमल हो रहा है या कहीं कुछ उल्टी बात हो रही है। संविधान में आपने वादा किया था ये 330 के तहत, ये उसे आप लागू कर रहे थे, आपने इतने सालों तक वंचित कर रखा था, और आज भी देखिए कि लागू होने के बाद आपके जेल में पिछड़े वर्ग के कितने अध्यापक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने अध्यापक हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कितने अध्यापक हैं, आप देश के सारे विश्वविद्यालयों में ओबीसी के कितने अध्यापक हैं, आप बताइए। दलित आदिवासी लोग तो मोदेश थोड़ा बहुत आ गए, थोड़ी बहुत सीटें कुछ लोग पहले सबको प्रावधान हो गया, लेकिन अब तो प्रमोशन में भी ये चांसेस खत्म कर दिए। अयोध्या, इसके बाद आता है बाबरी मस्जिद का ध्वस्त किया जाना। इंडियन मीडिया ने पूरी तरह अयोध्या और बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान ब्राह्मणवाद का साथ दिया, हिंदुत्व का साथ दिया, और सही मायने में एक तरफ आरक्षण जो पिछड़ों का मिला उसके खिलाफ जिस तरह खड़ा किया गया था मंडल के खिलाफ, कमंडल को इंडियन मीडिया ने कमंडल के साथ शोषण करार दिया। कर्मकांड जो था कमंडल का, उस कर्मकांड का हिस्सा पुजारी बन गया इंडियन मीडिया, और हिंदी के अखबार आग उगलते गए। उस समय हिंदी के अखबारों का हाल देखिए, खासकर हिंदी क्षेत्र से छपने वाले उत्तर प्रदेश में, तो आप ताजुब करें, ऑब्जेक्टिविटी कहीं से भी अखबार में नहीं। हाल के दिनों में 2-3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब डेमोक्रेसी के हिसाब से हम इंडियन मीडिया को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यह कितना भयंकर है। हम भारत के लोग डेमोक्रेसी को सिर्फ 5 साल में होने वाले चुनाव के रूप में डेमोक्रेसी है। उन्होंने अपनी संरचना में रेफरेंडम, इनिशिएटिव्स, तरह तरह के इनिशिएटिव्स उन्होंने शामिल किया। डेमोक्रेसी भारत चुनाव की लीला नहीं। आपको मैं बताऊं, सिर्फ यूरोप की मैच्योर डेमोक्रेसी ने नहीं, अनेक मुल्कों ने, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज ने भी ये प्रयोग किए हैं अपनी डेमोक्रेसी में। उरुग्वे ने 1992 में वहां की उरुग्वे की सरकार ने, उस समय की सरकार ने समूचे दूरसंचार को अपने देश के
बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ सौंपने का फैसला किया और कानून पास हो गया पार्लियामेंट। लेकिन देश की जनता में एक विरोध था। अंततः जनता के विरोध के मद्देनजर उरुग्वे की सरकार को अपने फैसले पर रिफरेंडम कराना पड़ा और रिफरेंडम में सरकार हार गई। हारने के बाद कंपनियां जो टेक ओवर करने वाली थी, उनके टेक ओवर का जो इरादा था सरकार ने छोड़ दिया। यही नहीं, आप स्विट्जरलैंड और यूरोप के स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, अनेक देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ डेमोक्रेसी को ज्यादा मजबूत करने के लिए, जमीनी स्तर पर उनको महत्व देने के लिए उन्होंने बार बार इनिशिएटिव्स लिए हैं, तरह तरह के रिफरेंडम से लेकर के और तरह तरह के और इनिशिएटिव्स लिए। कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने अपने देश में ड्रिंकिंग वाटर को प्राइवेटाइज करने का फैसला किया, खासकर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने। वहां पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया, लेकिन जनता उतर आई सड़क पर, उनको प्राइवेटाइज करने का अपना फैसला वापस लेना पड़ा, क्योंकि रिफरेंडम में ये बात सामने आई। ये माना कि भारत बहुत बड़ा विशाल देश है, लेकिन आप स्टेट्स को रीजनल ऑटोनॉमी दीजिए, आप वहां पर रिफरेंडम कराइए छोटे छोटे इश्यूज को लेकर। क्यों दिल्ली से मिजोरम के सारे फैसले लिए जाएंगे? क्यों दिल्ली से केरला, आंध्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, सबके, कर्नाटक, सबके फैसले आप यहां से लें? आप जीएसटी क्यों लाने जा रहे हो या लाए हो? यानी आप देश के कॉर्पोरेट के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हो, लेकिन देश के किसान के लिए कुछ नहीं कर रहे, देश के लिए दलित और पिछड़ों के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो जीएसटी के लिए को लेकर इतना जो आपके बीच में आम सहमति सारे पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्यों है? ये कॉर्पोरेट आम सहमति जो कि टैक्स का मामला है। आप क्यों नहीं स्टेट्स पर छोड़ना चाहते हो ताकि आप रिफरेंडम से बच सकें? आप कहेंगे कि इतना बड़ा देश है, रिफरेंडम नहीं हो सकता। और स्टेट्स अमेरिका में आप जानते हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन के, अमेरिका के सारे स्टेट्स, जितने स्टेट्स हैं, सबके पास अपने अपने ढंग से गवर्नेंस की आजादी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहे भी तो बहुत सारे काम नहीं कर सकता है स्टेट पॉलिसी के स्तर पर। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं, भारत में दो घटनाएं ऐसी हैं, उसका करना चाहता हूं, क्योंकि वो वंचित तबके से जुड़ी है, सामाजिक न्याय से जुड़ी है। जब दो घटनाएं घटी भारत में, पहली घटना महाराष्ट्र के रायगढ़ की। रायगढ़ में 2002 और 2004 के बीच में एसीजेड शुरू किया गया। एसीजेड किसका था? देश के सबसे बड़े उद्योगपति का। वह उद्योगपति जो बंबई में कई मंजिल की बड़ी इमारत खड़ा करता है सैकड़ों करोड़ रुपए के खर्च से, ऐसा आवास बनाता है जहां जहाज भी उतर सकते हैं। लेकिन सवाल है अपने देश का कॉर्पोरेट की, ये फ्यूडल है कि कॉर्पोरेट समझ में नहीं आता। अचानक एक ओझा या पंडित इसको बता देता है कि ये जो तुमने इमारत बनाई है सैकड़ों करोड़ रुपए में, ये तुम्हारे लिए अशुभ है। और अशुभ होने के डर से वो बड़ा कॉर्पोरेट उद्योगपति को कार्ल मार्क्स के, अगर हम उनके मार्क्सिज्म के रूप में देखें तो उसे तो फ्यूडलिज्म से ज्यादा प्रोग्रेसिव होना चाहिए, अंधविश्वास से थोड़ा दूर होना चाहिए, आधुनिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ सारा मार्क्सवाद कम्युनिज्म भी फेल है, वह विचार भी फेल है। यहाँ का कॉर्पोरेट, यहाँ का उद्योगपति इसको लाइट भी दीजिएगा, मजाक नहीं कर रहा, मार्क्सिज्म का मैं मान नहीं कर रहा। लेकिन शर्म है कि अपने देश का उद्योगपति भी सामंत की भाषा बोलता है। उस मकान में जाने से इनकार कर दिया उन्होंने, जो रायगढ़ में एसीजेड के लिए सारे किसानों की जमीन हड़पने पर आ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि लोगों ने बैठे बड़ी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का नतीजा ये निकला, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रायगढ़ के गांव में रिफरेंडम कराया और एक बड़ा इशू 2011 तक रेफरेंडम के जो नतीजे आ गए थे, 2011 तक आते आते वो जमीनें रायगढ़ में वापस करनी पड़ी। इंडियन मीडिया ने कितना कवर किया? खबर ही नहीं, क्योंकि जिस बड़ी कंपनी की जमीनें ये थी जो रेफरेंडम के बाद वापस हो रही थी, वह कंपनी इस देश की सबसे बड़ी विज्ञापनदाता है मीडिया की। और एक दूसरी बड़ी कंपनी जो छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके में नियमगिरी में बहुत बड़ा माइनिंग एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही थी, वहां भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जनता के दबाव में केस गई थी सुप्रीम कोर्ट। नियमगिरी में बाकायदा 12 गांव में सर्वे कराने, रेफरेंडम कराने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया।
आदेश कब दिया था? आई थिंक ये हाल की घटना है, आप लोग देख लीजिएगा गूगल पे। नियमगिरी के जंगलों में ग्रामीणों के बीच रिफरेंडम कराया गया बारह गांव में। रिफरेंडम में लोगों ने वेदांता कंपनी की माइनिंग के प्रोजेक्ट के खिलाफ रिफरेंडम दे दिया भरपूर बहुमत के साथ। अंततः सरकार को वापस वेदांता का बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन वेदांता भी भारत के सभी टेलीविजन कंपनियों का सबसे बड़ा विज्ञापन दाता है। कई बार आप बहुत खूबसूरत अच्छे चैनलों को भी, जो अच्छे डेमोक्रेटिक चैनल माने जाते हैं देश के, उनकी भी अगर हेडलाइंस को देखें तो वहां दो ही लोग आते हैं, एक वेदांता, दूसरे रामदेव। हेडलाइंस की स्पॉन्सर। और देश के सारे बड़े टेलीविजन चैनल, सारे बड़े अखबार नियमगिरी के पूरे प्रोजेक्ट की इस कहानी को बढ़िया ढंग से कवरेज देने में विफल रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि ऐसा करने से इसका विज्ञापन छिप जाए। तो ये कहानी है भारत के मीडिया के अवाम से जुड़ाव, कि भारत के अवाम को भारत का मीडिया किस तरह देखता है। सामाजिक न्याय के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की बात तो बहुत दूर की है, प्रोफेशनल कमिटमेंट भी भारत के मीडिया के पास कम से कम इश्यूज के कवरेज को लेकर। सामाजिक न्याय की बात तो आप बात नहीं करें। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का उदाहरण है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की जिस घटना को लेकर इतना प्रचारित हुआ, देशद्रोह वगैरह की मामले बने, कोई नहीं जानता कि वो नारे लगाने वाले कौन थे, 4-5 लोग, आज तक कोई नहीं जानता वो कहां चले गए, लेकिन मीडिया ने किस तरह से प्रचारित किया। तो मैं समझता हूं कि इंडियन मीडिया का ये जो पहलू है वो बहुत ही भयानक है, और वो इसलिए है, अभी हमारे मित्र आप लोगों को बता रहे थे कि इंडियन मीडिया का कंपोजिशन क्या है। मैं बहुत संक्षेप में मैं बता दूं कि जिस वक्त इंडियन मीडिया पर सभी इंडियन मीडिया के बड़े संपादकों ने कोई विश्लेषण, कोई आत्मनिरीक्षण, कोई आत्ममूल्यांकन नहीं किया कि भारत में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाएं मीडिया में काम किया। यह काम करने के लिए भी भारत में परदेशी को आना पड़ा, और वो परदेशी थे रॉबिन जेफ्री। आप लोग नाम सुने होंगे, मेलबोर्न विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, बड़े इतिहासकार, जो इन दिनों सिंगापुर में पढ़ाते हैं, मेरी भी कई मुलाकातें उनसे हैं। उन्होंने लगभग 8-10 सालों की मेहनत से किताब लिखी, इंडिया न्यूज पेपर रिवॉल्यूशन। उस किताब के हिंदी अनुवाद, तमिल अनुवाद, तमाम अनुवाद कर चुके हैं। 2-3 अनुवाद तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने हिस्सा लेते हैं। रॉबिन जेफ्री पहले व्यक्ति हैं दुनिया के जिन्होंने भारत के मीडिया में दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों की गैर मौजूदगी पर चिंता जाहिर करते हुए किताब लिखी। हालांकि उनकी किताब रिसर्च वर्क है, लेकिन उन्होंने एक चैप्टर इस पर भी रखा है। ये चमत्कार है कि देश में इतने बड़े संपादक हुए, तरक्की पसंद भी हुए, यशस्वी हुए, बड़े बढ़िया लोग थे, लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं कि भाई आखिर दलित और पिछड़े आदिवासी मीडिया में। दरअसल भारत का जो प्रगतिशील तबका है वो अभी विचित्र है। भारत का जो प्रगतिशील तबका है, जो सवर्ण है बाई चांस, उसको भी इस बात की चिंता होती है कि दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के बारे में अच्छी बातें भी सिर्फ वही है। दलित के बारे में बात न करें, पिछड़ा पिछड़े के बारे में बात न करें, आदिवासी के बारे में बात न करें, आदिवासी दलित पिछड़े प्रोफेसर न बने, इंटेलेक्चुअल न बने, वैज्ञानिक न बने, पत्रकार न बने। इन सब तत्वों के बारे में दमन करने वाले लोग भी अपर कास्ट के हों, इन पर दया दिखाने में वाले लोग भी अपर कास्ट के। यही कारण है कि भारत में जो वामपंथियों का बड़ा हिस्सा है उसको आज दलित, पिछड़ा, आदिवासी ढोंगी समझता है। शुरू के दौर में वामपंथियों की क्रेज थी, उनको लगता था लोगों को कि हमारे हमदर्द हैं, ये वैनगार्ड है, ये क्रांति लाएंगे। लेकिन यूरोप का क्रांतिकारी मॉडल और भारत का क्रांतिकारी मॉडल तो अलग होना चाहिए। ये कैसे चलेगा कि तुम्हारे पोलिट ब्यूरो में सारे एक ही तरह के लोग होंगे? आवाम, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटीज,
और नेता सब अपना, ये कैसे चलेगा? तो मुझे लगता है कि भारत में वाम रुझान प्रगतिशील तबके की सबसे बड़ी जो कमी रही है वो ये कि उन्होंने इंटायर जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है उसके बीच से लोगों को उठाने का मौका दिया। वो दया चाहता, वो चाहता था कि वो दया करता है। जिस तरह आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला दिख रहा है नागपुर के लोगों का, वैसे ही जेएनयू के प्रगतिशील रेडिकल विंग पर भी हमला दिख रहा है। लेकिन इस हमले के गुनाहगार कौन है? अगर इस हमले के गुनाहगार कोई है तो वो लोग भी हैं जो हमला जो कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ वो लोग भी हैं जो इस हमले से बेचैन हैं। अगर उन्होंने इस देश के दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों को जोड़ा होता अपने साथ, उनकी यहां मौजूदगी होती, तो अपने वर्गों में दलित पिछड़े वर्ग और आदिवासी वर्ग के जो इंटेलेक्चुअल टीचर्स हैं, क्लिनिशियन हैं, वो भारी संख्या में अगर होते तो अपने वर्गों को वो जगा चुके होते काफी हद तक। वो शिक्षक बनते उनके, लेकिन इस देश के आदिवासी दलित और पिछड़े वर्गों में जो नेता हैं वह ज्ञान के आनंद लोक में डूबे हुए लोग, वो सिर्फ धन लिप्सा में लिप्त लोग हैं। वो सिर्फ ऐसे भी वो रिच हैं जिनको चिंता इस बात की सिर्फ है कि उनकी बादशाहत जो है कायम रहे। कोई सैफई का सम्राट है तो कोई कहीं का की महारानी है। तो आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा तो कोई हमें नहीं किया, आपने कांचीराम भी नहीं हमें किया। और सच यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर आज एक बड़े मार्गदर्शक हैं इस देश के दलित आदिवासी पिछड़ों का, पूरी ऑपरेशन कम्युनिटी का, तो इसका श्रेय भी उनको पुनर्जीवित करने का श्रेय भी कांचीराम जैसे एक बड़े फाइटर को जाता है जिसने जमीन के स्तर पर लड़ा। वरना जो लोग आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर सत्ता में आए थे उन्होंने तो अंबेडकर को मार डाला। तो 56 में अपनी मौत मरे थे, लेकिन उसके बाद उनको रोज मारा गया। लोगों ने साल में एक बार उनको माला पहनाई, लेकिन उनकी किताबें कभी छपी नहीं, उनके प्रकाशनों को दरकिनार रखा गया। सुना है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम लाइब्रेरी बन गया, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन पता नहीं इस लाइब्रेरी में अंबेडकर के सारे वाल्यूम हैं कि नहीं है। नहीं है। मुझे ये भी नहीं मालूम है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जो कनेक्टेड वर्क्स हैं जिनको महाराष्ट्र शासन ने छापा था 1987 में, उसको अंबेडकर फाउंडेशन क्यों नहीं प्रिंट कर पा रहा। मैंने सुना है कि मौजूदा महाराष्ट्र शासन ने एनओसी वापस ले लिया है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वापस लेने की वजह से अंबेडकर फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का वो अंबेडकर के वैल्यूज को छाप नहीं पा रहा है, और अंबेडकर के लिए कल न जाने कितनी टन माला और फूल जो है बर्बाद किए जाएंगे। तो यह है सवर्णवाद का तरीका। तो अंबेडकर को मारने वाले लोग अंबेडकर पर चिंता जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे बहुत सारे प्रदर्शित तरक्की पसंद लोग ये चाहते हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटीज के पैरोकार सिर्फ वो बने, ये इस देश की विडंबना है। और दलित पिछड़े वर्ग के नेता, जैसा मैंने पहले कहा, वो मस्त है, वो अपने पैसे की हिस्सा को बुलाने लगे। तो एक अजीब तरह का बड़ा वैचारिक संकट है इस देश की ऑपरेशन कम्युनिटी कि वो कैसे अपने को रिडिफाइन करें। और ऐसे में अंबेडकर, फुले हमारे सचमुच मार्गदर्शक नजर आते। अंबेडकर को भी उस समय के प्रेस में नहीं छापा था, कवरेज नहीं किया, उन्हें 4-4, 5-5 मैगजीनें समय पर निकाली, और भी बहुत सारे उन्होंने मैगजीनें निकाली, बंद की, निकालते रहे, बंद करते रहे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पैसा नहीं था, लेकिन वो है काफी लोकप्रिय थी। मुझे लगता है कि आज भी सोशल मीडिया है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, छोटी छोटी मैगजीनें हैं, उनकी जरूरत है, क्योंकि बड़े संस्थान मीडिया के शुरू करने में भारत का जो ऑपरेशन सेक्शन है, जो दलित और पीड़ित सेक्शन है, उसको धन लगाने की जरूरत महसूस है। वो धन कहां लगाएगा? बारात बनाने। वो धन कहां लगाएगा? जुआ करके बनाने। वो धन कहां लगाएगा? किसी किसी के जुटा कर, शराब की अच्छी बोतलें खरीदने। उसे ये चिंता नहीं है कि मीडिया कितना जरूरी है, रेडियो स्टेशन कितने जरूरी है। जज़ा
मैं रॉबिन जेफरी के बारे में बात कर रहा था। रॉबिन जेफरी के बाद में जो 2006 में सर्वेक्षण आया भारतीय मीडिया के बारे में, जो कि पर्दे के पीछे से मैं भी उसमें इन्वॉल्व था। दरअसल ऐसी एक छोटी सभा नागरिक पीस फाउंडेशन हुई थी, जहां मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रही लड़ाई जो थी उस समय आरक्षण को लेकर, उसका कवरेज बहुत निगेटिव हो रहा था। और अरविंद केजरीवाल जो आजकल नेता है, देश दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये और बहुत सारे इनके मित्र एक संगठन बनाए हुए थे, तो ये लोग भी आरक्षण विरोधी वहीं में शामिल थे। बहुत सारे लोग थे। भारत सरकार के जो बाद में केंद्रीय मंत्री बने कपिल सिब्बल, उनका भी समर्थन आपको बताते हैं। तो ये सारे लोगों की वजह से इंडियन मीडिया कवरेज खराब हो रही थी एम्स के लोगों को, खासकर दलित आदिवासी लोगों के। तो उस वक्त गांधी पीस फाउंडेशन में एक मीटिंग हुई, हम भी उस मीटिंग में मौजूद थे। और सिद्धार्थ राजन, मैं और अनूप सराया, तमाम लोगों ने बातचीत के क्रम में कहा कि क्यों नहीं भारत दिल्ली के बड़े अखबारों में एक सर्वे किया जाए और हम एक्सपोज करें कि इंडियन मीडिया चूंकि अपर कास्ट डोमिनेटेड मीडिया है, इसलिए इसकी बायसेस भी इसी तरह है। और चूंकि मैं अखबार के दफ्तर में नौकरी करता था, इसलिए मैं सीधे उस सर्वे में अपना नाम नहीं दे सकता था। तो हम लोगों ने सुझाव दिया कि एक टीम बनाई जाए। ये मैं आपके सामने रास्ते में दाखिल कर रहा हूँ उस सर्वे का, जिस सर्वे का आपने जिक्र किया। तो उस सर्वे में हम लोगों ने कहा कि भाई योगेंद्र यादव तो सीरियस में है, उनको पकड़ा जाए और उनके नेतृत्व में ये सर्वे हो, ताकि एक प्रामाणिकता भी रहेगी और 2-3 और लोगों को जोड़ा जाए। तो उसमें अनिल चुमैया और समाज मित्रों को कहा जाए कि आप शामिल होइए। और इन लोगों ने बहुत मेहनत से भी इस चीज में जाते थे, क्योंकि हमको ऑलरेडी जॉब में थे अखबार में, तो बोलने के पीछे ही रहना था। तो हम लोगों ने इन लोगों ने एक सर्वे किया। उस सर्वे में जो पाया गया था वो बता दूं आपको, बहुत अत्यधिक 37 उसमें 315 की डिसीजन मेकर्स आइडेंटिफाई किए, 37% 315 की डिसीजन मेकर्स, इनमें एक ही SC/ST और रॉबिन जेफरी से पहले लिख चुके थे अपनी किताब में कि उन्हें आश्चर्य होता है कि भारत में एक दलित राष्ट्रपति बना, लेकिन एक भी संपादक दलित नहीं। आखिर ये जर्नलिज्म है क्या कि इस देश में राष्ट्रपति तो हो सकता है दलित? व्हाट इज सिंबोलिज्म? सिर्फ प्रतीक के लिए, सिर्फ सिंबोलिज्म के लिए, ताकि समर्थवाद कह सके पूरी दुनिया में कि हम बड़े इंक्लूसिव हैं। लेकिन मीडिया में एक संपादक नहीं। तो SC/ST भी 2006 में एक भी नहीं था संपादक, और आज भी नहीं। एक भी की पोस्ट पे नहीं था, आज भी नहीं। ओबीसी कुल मिलाकर 4% थे। पत्रकार 37 अखबारों के अंदर, 37 अखबारों के अंदर, और उनकी आबादी पूरे देश में जबकि 50% के आसपास मानी जाती है, उससे ऊपर भी मान ली जाती है। कोई जातियों का गणना कभी नहीं होने नहीं दी गई। मुस्लिम 3% थे, आबादी को आप जानते हैं 13-14% है। क्रिश्चियन अंग्रेजी मीडिया में 4% थे, जबकि आबादी देश में 2.3% है। ब्राह्मण, कैस्ट, राजपूत, वैश्य, खत्री, भूमिहार कुल मिलाकर 16% माने जाते हैं देश में। लेकिन मीडिया में निर्णायक पदों पर वो 86%, 86%। महिलाएं आम रोल में सिर्फ 17% थी और अंग्रेजी टीवी में 32% थी, 32%। ये हाल इंडियन मीडिया का है। देश की पूरी आबादी में अगर देखा जाए तो अपर कास्ट मेल जो है उनकी आबादी सिर्फ 8% है, लगभग 8%। लेकिन जो मेनस्ट्रीम मीडिया उसमें सिर्फ वर्ग, सवर्ण वर्ग के 71% की पोस्ट। लेकिन भारत के बड़े मीडिया संस्थान, बड़े मीडिया संपादकों को ये चिंता अभी क्यों नहीं? क्या ये चिंता क्यों नहीं? हमारे रिसर्चर्स को, हमारे प्रोफेसर्स को, एक से एक बड़ा काम करने वाले लोग आखिर क्यों? आप दुनिया भर की कहानियां करते हो, अफ्रीका की, नेल्सन मंडेला की, यहाँ की, वहां की, लेकिन भारत में आकर आखिर क्या होगा? टेलीविजन चैनलों पर दलित आदिवासी क्षेत्र के जो बुद्धिजीवी हैं, इन समाजों के, उनको यह पता बुला दिया जाता है। किस विषय पर बुलाया जाता है? जब कोई मायावती का इशू, जब कोई दलित इशू हो तो किसी दलित इंटेलेक्चुअल को खड़ा कर दिया जाता है बोलने के लिए। मानो वो दलित इंटेलेक्चुअल दुनिया के और किसी विषय का जानकारी नहीं है। एंकर को है जो जाहिर तौर पर प्रकाशित होता है, वो दुनिया के हर एक विषय पर अपनी बात कह सकता है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गरीब से लेकर ब्राह्मण तक।
लेकिन दलित इंटेलेक्चुअल सिर्फ दलित विषय पर बात करने के लिए टेलीविजन चैनलों पर क्यों रहे? प्रोफेसर विवेक कुमार एनडीटीवी पर, सीएनएन आईवीएम पर या किसी भी चैनल पर सिर्फ दलित इशू पर क्यों बोलेंगे? वे एक प्रबुद्ध समाजशास्त्री हैं, वो समाज के अनेक विषयों पर बोलने के हकदार हैं, लायक हैं, क्षमता भी है। क्यों? क्योंकि आपने दलित आदिवासी को एक सांचे में बंद कर दिया है। आप इन पर बोलिए, इन पर कोई बता। It shows that Indian media is not only casteist, it is bankrupt to the core. Professionalism की कमी, और ये शुद्ध रूप से professionalism की कमी। क्योंकि अगर अमेरिकन मीडिया 1978 में अपने affirmative action इंट्रोड्यूस कर सकता है, why not Indian? और यकीनन यही कारण है कि इंडियन मीडिया डिजनरेट करते करते एक समय वो बेहतर परफॉर्म कर रहा था, उसकी वस्तुनिष्ठता एक थी, उसकी क्रेडिबिलिटी एक थी। लेकिन जैसे नेहरू जी के समय राजनीति की क्रेडिबिलिटी थी और वो धीरे धीरे धराशायी होती रही, ठीक इसी तरह से इंडियन मीडिया की आज क्रेडिबिलिटी हो बैठा है और पूरी तरह हजम मंडली में तब्दील है। मुझे अंत में एक बात सिर्फ कहनी है कि भारत का जो सामाजिक जो ढांचा इस वक्त है, जब तक इसमें बड़े बुनियादी बदलाव नहीं होते और जब तक दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के आंदोलनों के पर्सपेक्टिव में क्वालिटेटिव चेंजेस नहीं आते, इंक्लूडिंग द लीडरशिप, तब तक ये समस्या बरकरार रहेगी। हम इसको माने या न माने। ज्योतिबा फुले, अम्बेडकर और तमाम जो विचारक, चिंतक हमारे देश के नारायण जितने लोग हैं, मुझे लगता है उनको सही श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम पर्सपेक्टिव के स्तर पर बड़ी लड़ाई लड़ें, हम वैचारिकता को आधार दें और राजनीति में